हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई? सबसे पहले तो यही कमेंट करके बताइए। भाई रुकना नहीं है, आपको पता है ना, बहुत अच्छे से तैयारी करते चलना है, क्योंकि अब की बार आपकी जिद है ना सिलेक्शन लेने की, और आपको सिलेक्शन दिलवाना ये मेरी जिद है। इसीलिए तो अब संडे संडे आपका एक पेपर डिस्कस होगा, जिसमें आपका कोई भी पेपर हो सकता है। वो जैसे अब की बार हम लोग रीट का पेपर डिस्कस करेंगे आपके साथ, और वो भी पर्यावरणीय अध्ययन का। तो चलिए हम लोग पेपर को डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ, जितने बच्चे लाइव हैं उनसे मैं कहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको आप शेयर करिए, जो भी आपके पास ग्रुप है, जितने बच्चे हैं सारे बच्चे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और जो बच्चे नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाले जो भी वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि आपकी ये जो क्लासेस है ना, ये डेली होने वाली है। और इस पे आपको नया नया मतलब डेली मिलेगा। आपका थोड़ा सा साथ रहा तो बहुत जल्दी बहुत कुछ इस पे बहुत नया होने वाला रहेगा आपके इस चैनल पर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। नहीं कुछ समझ में आता है तो जरूर आप उसको भी पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, तो जिद के साथ शुरू करते हैं आज का पेपर जो है। और आज का पेपर जो है वो राजस्थान का प्रीवियस ईयर पेपर है 2017 का, और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर पेपर का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, और ये प्रश्न तो बहुत इजी सा है। आपसे पूछा गया है कि पर्यावरण में जैविक घटक में सम्मिलित है, भूमि सम्मिलित है, वायु सम्मिलित है, पौधे सम्मिलित हैं या फिर जल सम्मिलित है। ये तो हर बच्चे को पता होगा इस प्रश्न का आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे। देखिए, पर्यावरण में आपसे जैविक घटक को लेकर पूछा गया है। आपको पता है ना कि एक हमारा क्या होता है, एक हमारा जैविक घटक होता है और एक हमारा क्या होता है, अजैविक। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। यस, जैविक घटक की अगर हम बात करते हैं तो जैविक घटक में कौन आता है? आपके पेड़ पौधे होते हैं ना, जो आपके पेड़ पौधे हो गए, और जो भी आपके सजीव जो भी हैं, चाहे पेड़ पौधे चाहे जंतु जो भी हैं, उनको हम जैविक घटक में रखते हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आपका भूमि आ जाता है, आपका वायु आ जाता है, आपका जल आ जाता है, आपके कार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, अकार्बनिक पदार्थ आ जाते हैं, सभी चीजें इसमें आ जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, सी। इसका जितने बच्चों का सही है वो एक नंबर दे लें, और जिनका गलत होगा वो ईमानदारी के साथ जो है अपने नंबर को कट भी कर लेंगे। ये नहीं, बिल्कुल बेईमानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप जल्दी से मुझे बताइए। आपसे पूछा गया है मिनेमाटा रोग का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सीडी प्रदूषण से है, SO2 प्रदूषण से है, HG प्रदूषण से है, या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, हर जगह पूछते हैं ये वाला। मीना माता, बहुत बढ़िया, यस यस यस। मीना-माटा रोग का अगर हम संबंध कहें तो यस, बिल्कुल सही। यदि आपका पानी में किसकी मात्रा अधिक हो जाती? Hg की। Hg मतलब मरकरी की मात्रा यदि पानी में अधिक है, यदि पारा की मात्रा पानी में अधिक है, तो कौन सा रोग होता है? मिनेमाता। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया कि मिनेमाता रोग सर्वप्रथम कहाँ देखा गया या कब देखा गया, तो याद रखिएगा इस रोग को 1953 में, कहा? जापान। ठीक है, मतलब अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ये रोग कहाँ का है तो जापान का। जापान में खाड़ी थी जिसका नाम ही क्या था? मिनामाता खाड़ी था, तभी इसका नाम क्या पड़ा था? मिनामाटा जो है रोग पड़ा था। इस खाड़ी में देखा गया कि वहां के जो रहने वाले मछुआरे थे, तो भैया वो मछली खाते थे, और मछली जब वो खाते थे तो देखा गया अचानक क्या होती थी, उनकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती थी, अंधे हो जाते थे, और अंत में उनकी क्या हो जाती थी? मृत्यु हो जाती थी। तो जब लोगों ने उसका पता लगाया तो ये पाया गया कि वहां पे जो उस खाड़ी में जल है उसमें Hg की मात्रा बहुत अधिक है, जिसके कारण जब उस जल को मछलियां पीती हैं, तो जब मछलियों को लोग खाते हैं तो इसी कारण इनमें ये बीमारी हो रही है। तो डन, सबको क्लियर? 1953 में ये रोग देखा गया जापान में, कहां पे? मिनामाता की खाड़ी में। किसकी अधिकता से होती है? तो पानी में Hg यानी कि मरकरी, पारा की अधिकता से ये रोग होता है। बहुत बढ़िया। सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से बताइए।
निम्नलिखित में से अप्रेक्षित शिक्षण सामग्री कौन सी है? फिल्म स्ट्रिप है, चार्ट है, चित्र विस्तारक यंत्र यानी कि एपी डायास्कोप है, या फिर स्लाइड है। यानी कि कौन सा एक है जो कि प्रोजेक्ट टीचिंग एड नहीं है, ये पूछा गया है। गुड, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा नहीं है? हाँ, चार्ट। यस, बी इसका राइट आंसर, क्योंकि फिल्म स्ट्रिप की अगर हम बात करें, अगर हम एपी डायास्कोप की बात करें, अगर हम स्लाइड की बात करें, ये सारे प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स है ना, लेकिन हमारा ये जो चार्ट है ये नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा? बिल्कुल सही, बी इसका राइट आंसर होगा। ईमानदारी से आंसर दे रहे हैं ना आप सभी? हाँ, सभी बच्चे ईमानदारी से आंसर करेंगे, कोई नकल वकल मत कर लेना कि फटाफट लाओ खोल ले आज ताकि हमारा सारा सही हो। नहीं बेटा, ऐसा करना नहीं है। और जितने बच्चे लाइव हैं वो शेयर भी जरूर से जरूर वीडियो को करें। अगला बताइएगा, कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? वनोन्मूलन नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण नहीं है, बृहद वृक्षारोपण नहीं है, जलाशयों की सफाई नहीं है। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी सा है, किसी का नहीं गलत होगा। गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। यस, क्या नहीं है? वनोन्मूलन। ये ही तो आपकी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये तो किससे संबंधित? ये तो पर्यावरण की हानि से संबंधित है ना भाई। ये वनोन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तेजी से बढ़ती जनसंख्या, जिसके कारण क्या हो रहा है? औद्योगिकरण हो रहा है। ठीक है, अब औद्योगिकरण कहीं पे हो रहा है तो भाई वहां से क्या किया जा रहा है? वनों को काट दिया जा रहा है, नगरों की स्थापना की जा रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? वनोन्मूलन के कारण ही तो हो रहा है। तो ये इससे हमारा पर्यावरण थोड़ी ना संरक्षण हो रहा है। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही, ए इसका राइट आंसर है। गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है? भूमिका निर्वाह है, व्याख्यान है, वर्णन है, या फिर विचार गोष्ठी है? आपसे पूछा गया है कि सामूहिक चर्चा, बहुत इजी सा, सिर्फ आपको प्रश्न पकड़ना। आपने यहाँ पे प्रश्न पकड़ लिया है कि सामूहिक चर्चा की बात कर रहा है। अब आपने देखा भूमिका निर्वाह में तो ऐसा कुछ नहीं है कोई सामूहिक चर्चा हो पाएगी। व्याख्यान में तो एक व्यक्ति सिर्फ व्याख्या कर रहा होगा। वर्णन में भी वही बात है, लेकिन जब बात होगी विचार गोष्ठी की, तो विचार गोष्ठी में भाई हम अपनी बातें रखेंगे, आप अपनी बातों को रखोगे, तो यहाँ पे सामूहिक चर्चा होगा ना। तो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बहुत अच्छा सभी लोग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ऐसे ही पढ़ते रहें आप सभी, मैम का नाम रोशन करिए आप सभी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि सतत और एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि सीसीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, विद्यालय में उपस्थित के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, देखिए सीसी यानी कि सतत। सतत का मतलब क्या होता है कि हम बालक के किसका मूल्यांकन करें? शैक्षिक पक्ष का। ठीक है, और व्यापक का मतलब क्या होता है कि भाई आप शैक्षिक पक्ष का तो मूल्यांकन कर ही रहे हैं, साथ में बालक के गैर शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन करिए। यानी कि हमें बालक के ज्ञान का, बालक की रुचि का, बालक के कौशल का, बालक में नेतृत्व क्षमता का, इन सारी चीजों का जो है हमें मूल्यांकन करना है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यस, कि विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू को आपको क्या करना है? मूल्यांकन करना है। इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत अच्छा भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी से। आईईईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंडियन इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। गुड। यस, यस, इसका राइट आंसर जो है वो बिल्कुल सही, बी इसका है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। आईईईपी का क्या है? फुल फॉर्म है। और अगर आपसे पूछा जाएगा आईईईपी की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना 1975 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। और किसके प्रयास से? तो याद रखिएगा यूनेस्को, यूनेस्को तथा यूएनईपी की सहयोग से
यूएनईपी, यूएनईपी जान रहे हैं ना, इन यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जिसको आप कहते हैं, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में इसकी स्थापना की गई थी यूएनईपी की। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है बताइए जल्दी से। यूएनईपी की अगर हम मुख्यालय की बात करें तो यस, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नैरोबी में है। डन सबका? मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि आईईपी का फुल फॉर्म तब भी आप बताएंगे, इसकी स्थापना तब भी आप बताएंगे, और अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसके सहयोग से किया गया तब भी आप बताएंगे, और अगर यूएनईपी के बारे में पूछेगा तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया भाई, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? अवलोकन करने का, चर्चा करने का, प्रयोग करने का, या फिर उपचारात्मक शिक्षण करने का? बताइए। जब शैक्षिक उपलब्धियों को देखना हो तो उसके लिए किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं करना चाहिए? हाँ, सभी बच्चे यस। देखिए अगर हमें शैक्षिक उपलब्धियों को देखना है ना तो अवलोकन करना वहां पे बिल्कुल रहेगा ना, चर्चा करना आपका बिल्कुल रहेगा, प्रयोग करना आपका बिल्कुल रहेगा, लेकिन हम वहां पे उपचारात्मक शिक्षण थोड़ी ना कर रहे हैं, हमने तो उनके शैक्षिक उपलब्धियों को देख रहे हैं ना वहां पे। सब क्या होगा भाई, उपचारात्मक शिक्षण हम क्या करेंगे, बालक में अगर कोई कमी है उस कमी को हमने जाना है तो हम उस कमी को दूर करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग करेंगे ना। अभी तो हम उसकी शैक्षिक उपलब्धि को देख रहे हैं, कहाँ अभी हम उसकी कमियों को देख रहे हैं। तो इसलिए आपका ये तीनों जो है ये तीनों प्रयोग होंगे, लेकिन आपका डी वाला जो ऑप्शन होगा ये प्रयोग नहीं होगा। डन। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले निदानात्मक शिक्षण होता है ना। निदानात्मक शिक्षण में क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम कारण जानते हैं। क्या करते हैं, कारण जानना किसके अंतर्गत आएगा, निदानात्मक में। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवा देने से पहले क्या होता है, आपकी बीमारी का कारण जानता है ना। तो जब कारण जान लेता है उसके बाद ही तो आपका उपचार करता है। उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी होता है, सबसे पहले हम आपकी कमियों का कारण जानेंगे कि क्या कारण है, उसके बाद हम उसको उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से क्या करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। डन सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, परेशानी नहीं है ना? और भाई सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, क्योंकि रोज आपकी डेली यहाँ पे क्लासेस होने वाली है, और ज्यादा से ज्यादा आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है ना? आइए डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त होता है। कौन सी विशेषता पूछा गया है कि एक अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो देखिए अच्छे शिक्षण की अगर हम विशेषता की बात करें तो अच्छा शिक्षण क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल होता है। अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं। अच्छा शिक्षण भैया मूल्य आधारित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है ये नहीं है। बाकी सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य युक्त भी होता है, लोकतांत्रिक भी होता है, क्रिया आधारित भी होता है। तो बिल्कुल सही, इसका कौन सा राइट आंसर है, सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? वन संरक्षण सम्मिलित नहीं है, राजनीतिक संरक्षण सम्मिलित नहीं है, जल संरक्षण सम्मिलित नहीं है, या फिर मृदा संरक्षण सम्मिलित नहीं है? बताइए जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस यस। देखिए वन संरक्षण तो बिल्कुल सम्मिलित है ना, जल संरक्षण भी है, मृदा है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण को थोड़ी ना हमारे जो है पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया गया है। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं है? पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। यहाँ पे देखिए भैया एक क्वेश्चन आपके सीडीपी का भी दे दिया गया है, कौन सा अधिगम के सिद्धांत नहीं है? आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है तो देखिए कहीं से कुछ भी दिया जा सकता है। तो देखिए
आपसे पूछा है कि प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं है, तो पुनर्वलन का नियम यानी कि जो आपका लॉ ऑफ रेनफोर्समेंट है, यही तो आपके प्रयास और त्रुटि से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये किसका, ये तो स्किनर स्किनर के द्वारा जो है ये बात कही गई है ना, जो है। और आपका तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सारे आपके क्या हैं, ये जो आपके दिए गए हैं वो किसके हैं, ये थ्रोनडाइक के हैं ना, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत से ये संबंधित है। ठीक है, थ्रोनडाइक ने क्या है, ये तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम थ्रोनडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत ये आते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1938 में, 1988 में, 1986 में, 2017 में। बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए जो बाल श्रम अधिनियम बनाया गया था वो किस वर्ष पारित किया गया था? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसमें क्या कहा गया था कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनको आप जो है व्यवसाय की प्रक्रियाओं में नहीं रखा जाएगा, उस पर रोक लगाया गया था। जैसे आप देखते हैं ना, लिखा रहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे इसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा वाला है? बिल्कुल, कब ये आया था? 1986 में आया था। ठीक है, आपका सी इसका जो है वो राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, अगला प्रश्न बताइएगा। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? 16 वर्ष एवं 18 वर्ष, 18 वर्ष एवं 21 वर्ष, 18 वर्ष एवं 18 वर्ष, 21 वर्ष एवं 21 वर्ष। भारत में लड़कियों व लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु क्या है? बहुत बढ़िया भाई, देखिए भारत में अगर हम लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम कानूनी अगर हम आयु की बात करें तो क्या है? जो लड़कियों की अगर हम कानूनी आयु की बात करते हैं तो कितनी है? 18 वर्ष है। और लड़कों की अगर हम कानूनी आयु की बात करते हैं तो 21 वर्ष है। इसका मतलब इसका कौन सा वाला आंसर सही हो जाएगा? बी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। राजस्थान की वस्त्र नगरी का क्या नाम है? उदयपुर है, अजमेर है, सीकर है या फिर भीलवाड़ा है? राजस्थान की वस्त्र नगरी कौन सी है? गुड, बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम राजस्थान की वस्त्र नगरी की बात करेंगे तो क्या है? भीलवाड़ा को ही तो वस्त्र नगरी कहा जाता है। वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। और अगर आपसे राजस्थान का हृदय पूछा जाएगा तो आपको पता है ना, अजमेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है। ठीक, अगर आपसे पूछेगा। और अगर आपसे पूछे राजस्थान का कश्मीर या पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर अगर आपसे पूछा जाए या फिर आपसे पूछा जाए पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है तो तुरंत बताएंगे उदयपुर को कहा जाता है। डन। चलिए अगला प्रश्न बताइएगा। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि का नाम क्या है? फॉलिक अम्ल है, कोकीन है, एस्कॉर्बिक अम्ल है या फिर पैथिडीन है? बताइए जल्दी से। गुड, बहुत बढ़िया। देखिए नशीली दवाओं की लत को जो नियंत्रित करके, देखते हैं लोगों को जो है दवाइयां दी जाती है जिससे वो नशीली जो दवाई मतलब जो खाते हैं पदार्थ उसकी लत को नियंत्रित किया जाता है। उसमें कौन सी? बिल्कुल सही, क्या है? पैथिडीन दवा दी जाती है ना उनको। एस्कॉर्बिक जो आपका अम्ल है ये किसका रासायनिक नाम है? यस, विटामिन सी का। किसका नाम है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है ना। और इससे क्या होता है? स्कर्वी। मैंने आप सभी को याद करने का विटामिनों के नाम बताया है, क्या याद रखेंगे? रथ एक टाफा। रथ एक टाफा। अब देखिए रा से क्या होता है? हाँ, रथ एक टाफा। रा से रेटिनॉल। ठीक है, था से आपका क्या हो गया? थाइमिन। थाइमिन। ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक। एस्कॉर्बिक। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है। का से क्या हो गया? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। टा से क्या हो गया? टोकोफेरॉल।
टोकोफेरॉल, और फा से क्या हो गया, फ्यूलोक्विनोन, फ्यूलोक्विनोन। ठीक है, तो ये आपका, आप देखिए यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया। तो रक्त एक टाफा, ये आप ट्रिक याद रखिएगा, तो आपका पहला अक्षर तो मिल ही जाएगा उससे रिलेटेड। तो इससे आप विटामिनों के जो रासायनिक नाम है, कि ए का रासायनिक नाम बताइए, बी का, सी का, तो उसको आप बहुत आसानी से जो है बता सकते हैं कि हाँ भैया ये रासायनिक नाम है। डन। चलिए अगला बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा 100% खुले में शौच मुक्त राज्य है? आंध्र प्रदेश है, असम है, केरल है, या फिर तमिलनाडु है? बताइए जल्दी से। हम्म केरल। केरल जो है, यस, केरल जो है वो भारत का प्रथम राज्य है जो कि 100% खुले में शौच मुक्त क्या है, राज्य है। ठीक है, तो घोषित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल सही, सी इसका क्या किया है, राइट आंसर है। और स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी, बताइए, देखते हैं किसको पता है। हाँ, 2 अक्टूबर कब? यस, 2 अक्टूबर 2014 में। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर जो है ये आपका क्या किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। डन, बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइएगा, राजस्थान के राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या कितनी है? 10 है, 25 है, 35 है, या फिर 20 है? राजस्थान राज्यसभा में सांसदों की कुल संख्या। गुड, बहुत बढ़िया। यहां पे देखिए कितनी है, कुल सीटें कितनी है? 10 है। ठीक है, अब कभी भी पूछा जाएगा, और भारत में अगर कुल सीटें पूछा जाएगा कितनी निर्धारित है राज्यसभा में, तो याद रखिएगा 245 सीटें क्या की गई हैं, राज्यसभा में निर्धारित की गई। अगला प्रश्न बताइए, नायलॉन का आविष्कार किसने किया? मेलिन कैल्विन ने किया, वॉलेस कैरोथस ने किया, रॉबिन हिल ने किया, पीटर मिसल ने किया? बहुत बढ़िया। नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है ना, ये देखिए, ये आपके प्रीवियस ईयर का पेपर है राजस्थान का, तो आपको एक आइडिया भी लिख जाएगा कि भाई अभी हमें और कितनी तैयारी करनी है। बिल्कुल सही। ये किसकी, इसका आविष्कार किसने किया? वेरलेस कैरोथस ने। ठीक है, यानी कि इसका जो है बी आंसर आपका राइट आंसर है। कब किया था? तो 1935 में किया था। और क्या है नायलॉन? नायलॉन एक कृत्रिम रेशा होता है। क्या है ये? कि कृत्रिम रेशा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेड़ेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ली मेला, माघ मेला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस। हाँ, राजस्थान से कौन संबंधित? माघ मेला ही तो राजस्थान से संबंधित नहीं है। माघ मेला कहाँ लगता है? ये उत्तर प्रदेश में लगता है ना, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में जो है आपका माघ मेला लगता है, जो अभी चल रहा है। और आपको अगर हम बात करते हैं आपका ये बेड़ेश्वर मेला की, तो बेड़ेश्वर मेला जो है आपका कहाँ लगता है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। ये डूंगरपुर में। हाँ, डूंगरपुर में। पुष्कर मेला की बात करें तो पुष्कर मेला आपका कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है, अजमेर में। और अगर हम बात करें खेजड़ली मेला का, तो ये कहां पे लगता है? जोधपुर में लगता है। ठीक है, ये आपका बेड़ेश्वर मेला डूंगरपुर, पुष्कर मेला अजमेर, खेजड़ली मेला जौनपुर, और माघ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइएगा, भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1853, 1856, 1959 में? प्रथम यात्री रेलगाड़ी की शुरुआत। बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, प्रथम जो रेलगाड़ी यात्री की शुरुआत हुई थी वो 1853 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को पता है, 16 अप्रैल 1853। कहां से? हाँ, मुंबई और ठाणे के मध्य में हुआ था। ठीक है, मुंबई और ठाणे के मध्य 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में।
16 अप्रैल 1853 ईस्वी में ये चला था। और उस टाइम कौन गवर्नर जनरल थे? अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि जब प्रथम यात्री रेलगाड़ी शुरू की गई थी तो उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जो है उस टाइम क्या थे? गवर्नर जनरल थे। बहुत बढ़िया, गुड। अगला बताइएगा, पीसी कल्चर का संबंध किससे है? पीसी कल्चर, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मुर्गी पालन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? गुड, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर करें। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हाँ, पीसी कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो पीसी कल्चर किससे है? मछली पालन से है ना। पीसी कल्चर किससे है? मछली पालन से है। और अगर हम आपसे पूछे मधुमक्खी पालन से कौन संबंधित है, तो क्या बताएंगे? बताइए जल्दी से। हाँ, देखिए, अगर हम बात करेंगे मधुमक्खी का तो आप क्या बताएंगे? एपीकल्चर ना। एपीकल्चर, एपीकल्चर, ठीक है, डन। चलिए अगला बताइएगा। झामर कोटड़ा खाद्यान्न कहाँ प्रसिद्ध है? तांबा, रॉक फास्फेट, जिंक या फिर यूरेनियम? झामर कोटड़ा, बताइए किसके लिए जो है ये कहाँ पे है? झामर कोटड़ा ये जो है राजस्थान में उदयपुर जिले में स्थित है ना। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। राजस्थान में कहाँ पे? उदयपुर में है ये, ठीक है। और ये किसके लिए? वहां पे रॉक फास्फेट के लिए, ये बहुत प्रसिद्ध है ना वहां पे। तो बिल्कुल सही, इसका बी वाला आंसर आप सभी का राइट आंसर है। तो देख रहे हैं ना, आप सभी अपने पेपर को देख रहे हैं कितना आपको और तैयारी करनी है या आपका कितना बढ़िया तैयार है। आप सभी बहुत बढ़िया पेपर आया है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगला बताइएगा, कौन सा एक रोग संक्रामक है? मधुमेह है, हृदयाघात है, उच्च रक्तचाप है, डिप्थीरिया है? बहुत बढ़िया। हाँ, देखिए यहाँ पे संक्रामक कौन है? डिप्थीरिया ही तो आपका एक संक्रामक रोग है, जो कि क्या है? जीवाणुओं से होता है, बैक्टीरिया से होता है। ये क्या है? ये जीवाणु जनित है, ठीक है ना। तो आपका कौन सा वाला? डी वाला। और बाकी ये सारे आपके जो है ये थोड़ी ना संक्रामक रोग हैं, ठीक है, ये सारे। तो आपका डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला बताइएगा, कौन सा परीक्षण एचआईवी से प्रत्यक्ष संबंधित है? विडाल है, एमपी है, ईएसआर है, एलिजा है? देखिए, एचआईवी के प्रत्यक्ष संबंधित की बात करते हैं तो क्या है आपका? एलिजा जो है, जो आपका एलिजा टेस्ट है, ये आपका क्या है? प्रत्यक्ष संबंधित है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन यहाँ पे एक और आपका जो है ईएसआर भी जो है ये भी एचआईवी से संबंधित ही है, संक्रामक स्तर को बताने के काम आता है। तो इसलिए इसका सी और डी वाला ऑप्शन दोनों सही था, इसलिए इसका नंबर सबको कॉमन मिला था। तो इसमें डी है लेकिन मतलब मेन, लेकिन सी भी दिया है, इसलिए जो है ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आप सभी याद रखिएगा, ये आपका कॉमन नंबर था, सबको इसमें नंबर मिला था आप सभी को। अगला बताइएगा, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 1985, 2005, 1995, 1990? अंतिम प्रश्न है आपका, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया। देखिए, पल्स पोलियो टीकाकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। किसके प्रयास से? डब्ल्यूएचओ के प्रयास से इसकी शुरुआत की गई थी। और क्या कहा गया था कि 5 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको पोलियो समाप्ति के लिए, मतलब पोलियो ड्रॉप को क्या किया जाएगा? खुराक कराया जाएगा, ठीक है। और वर्ष 2014 में डब्ल्यूएचओ ने भारत को पोलियो मुक्त क्या किया था? राष्ट्र घोषित किया था। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर राजस्थान का पेपर, ईवीएस का, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। कोशिश तो मैंने की है आपको बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे उनसे रिलेटेड वो बताने की। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा,
कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और इसका जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे, आपको जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जो भी क्लासेस होगी उसका पीडीएफ आपको वहां पे आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कल आपसे और डिस्कस करेंगे आपसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा है। और सबसे लास्ट बात कि सिलेक्शन लेना है आपकी, ये आपकी जिद है और आपको सिलेक्शन आपकी दिलवाना है, ये मेरी जिद है। तो चलिए फिर इसी बात को लेते हुए फिर कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सो मच गाइज, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।